अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे ग्राम स्मिथ प्रोसेस। हम मेरी स्कीम ये है आज की कि ना हमने ये करना है कि सबसे पहले ग्राम स्मिथ प्रोसेस समझना है। जब आपको ग्राम स्मिथ प्रोसेस समझ आ जाएगा ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले ग्राम स्मिथ प्रोसेस समझें, वहाँ से आपको आसानी हो जाएगी ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन या आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन या ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन समझने में। वहाँ से शोर से भी आपको समझ आ जाएगा। तो पावर मेथड अगर समझ आ गया तो आपको इन्वर्स पावर मेथड भी समझ आ जाएगा। डिफ्रेक्शन मेथड वो बहुत आसान है, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बच जाएगा अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, वो भी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है और पीडी से आ जाएगा। तो पहले बेसिक ओवरव्यू लेते हैं, ग्राम स्मिथ प्रोसेस करता क्या है पहले ये देखें। और ग्राम स्मिथ प्रोसेस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बेसिकली हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। अभी ये यूज़ इसलिए होता है कि हम किसी वेक्टर को अगर हमें ऑर्थोनॉर्मल बनाना हो तो हमारे पास ग्राम स्मिथ प्रोसेस यूज़ होता है। अब ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स होते क्या हैं? ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स के अंदर दो टर्म्स इस्तेमाल होंगे, पहली ऑर्थोगोनल और बाद में नॉर्मल। ऑर्थोगोनल और नॉर्मल, कोई वेक्टर अगर हमारे पास ऑर्थोगोनल भी हो और नॉर्मल भी हो तो उस वेक्टर को हम ऑर्थोनॉर्मल कहते हैं। अभी दो टर्म्स मैंने बताई हैं आपको, ऑर्थोगोनल बताया है और नॉर्मल बताया है। अभी ऑर्थोगोनल बेसिकली क्या होता है? अगर कोई भी दो वेक्टर्स, उनको हम ऑर्थोगोनल तब कहेंगे जब वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। अभी क्योंकि परपेंडिकुलर का लफ्ज़ हम लाइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हम वो नहीं करते थे, अगर हम आपको याद हो हम टोपोलॉजी के अंदर और फंक्शन एनालिसिस के अंदर हम जो बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है बेसिकली डिस्टेंस ही होता है, पैमाइश ही होती है, लेंथ ही होती है, लेकिन हम वहाँ पर मैट्रिक्स कहते हैं डिस्टेंस। और आम लाइंस के लिए हम डिस्टेंस मांगते हैं, मैट्रिक्स आपको इस्तेमाल करते हैं बस वो आ जाती हैं, फंक्शंस आ जाते हैं शायद इस वजह से। अब इसका मुझे प्रॉपर याद नहीं है। फिर हमने नॉर्म स्पेस पढ़ी थी, नॉर्म बेसिकली लेंथ ही होती है, लेकिन जब हम स्पेस फंक्शंस पर आ जाते हैं, फंक्शंस की लेंथ फाइंड करते हैं तो हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? नॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल सेम चीज़ें हैं, लेकिन परपेंडिकुलर हम लाइंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब वेक्टर्स की बात आती है तो हम ऑर्थोगोनल कह देते हैं, ठीक है। तो जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा तो हमारे पास दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल होंगे। ज़ीरो कब होगा हमारे पास? जब हमारे पास एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो डॉट प्रोडक्ट के फार्मूला के अंदर क्या आता है? कॉस थीटा होता है। और अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 क्या होता है? ज़ीरो होता है हमारे पास, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा कि जब भी हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल तब होंगे जब डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा या एंगल हमारे पास क्या होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक हो गया। अभी नॉर्मल वेक्टर्स कौन से होते हैं? नॉर्मल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी लेंथ वन होती है। लेंथ वन बेसिकली चलिए वो समझाने से पहले मैं ऑर्थोगोनल बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना, कि अगर आपको याद हो फिजिक्स अंदर क्या करते थे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते थे? आई कंपोनेंट को आई से, जे को जे से और के को उससे के से, ये करवाते हैं। अभी क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास जो वेक्टर है, तो उसके लिए हम ये करेंगे, एक मिनट, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम V1 V2 फॉर एग्जाम्पल V1 V2 कब लेते हैं? तो पहली वैल्यू पहली वाली से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी वैल्यू दूसरी वैल्यू से, तीसरी वैल्यू तीसरी वाली से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि रो वाइज हम चलेंगे, ठीक है। तो पहली रो वाली वैल्यू पहली रो वाली वाली से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी वाली दूसरी से, तीसरी वाली तीसरी से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इन सबको फिर ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इन सिंपल ये बात है। फिर बस हम आते हैं ऑर्थोगोनल की समझ आ होगी होप सो, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं, बस इन सिंपल डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। और डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी इस पर, नॉर्मल वेक्टर्स कौन से होते हैं? नॉर्मल वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी लेंथ वन होती है। लेंथ अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता है ना वेक्टर्स का, कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट, वही मैग्नीट्यूड, उसको हम लेंथ कह देते हैं, मैग्नीट्यूड हो या लेंथ हो। तो अगर किसी वेक्टर की नॉर्म वन है, जिस नॉर्म बेसिकली लेंथ ही होती है, ठीक है। अगर किसी वेक्टर की नॉर्म वन है तो हम उसको क्या कहते हैं? वो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक हो गया। और लेंथ कैसे फाइंड करते हैं? कि पहली टर्म का जैसे वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर फिर से वन का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। तो इसकी लेंथ कितनी है कि वेक्टर V2 की लेंथ कितनी आएगी हमारे पास? वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर और अंडर रूट, तो ये बन जाएगा अंडर रूट टू, इसकी लेंथ होगी, ठीक है। और अब भी इसकी अंडर रूट टू इसकी लेंथ आ रही है, तो मतलब कि ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ठीक हो गया। तो जब भी अभी अगर कोई वेक्टर और दो वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल भी हैं और उन दोनों की लेंथ उनकी नॉर्म वन भी है, तो अभी ऑर्थोगोनल भी हमने पढ़ लिया। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कौन से होते हैं? इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। और नॉर्मल वेक्टर्स कौन से होते हैं? जिनकी लेंथ वन होती है।
अगर कोई वेक्टर्स नॉर्मल हैं वेक्टर्स हैं और उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है या दोनों आपस में ऑर्थोगोनल हैं, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो देन उन वेक्टर्स को हम ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स कहेंगे। ठीक है, तो जो ग्राम स्मिथ प्रोसेस इस्तेमाल होता है ना, वो हमारे पास इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम वेक्टर्स को ऑर्थोनॉर्मल बना लें। ठीक हो गया। तो हम ये करते हैं, जैसे अगर आप ना इसका V2 का मैंने आपको करके दिखाया ना, इसकी नॉर्म 1 नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि ये नॉर्मल वेक्टर नहीं है। ठीक है, और अगर आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी लेना, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कराएं, -1 को 0 से और 1 को 1 से, तो आंसर 0 कभी भी नहीं आएगा, 2 आएगा आंसर। पहली मल्टीप्लाई होगी 1, दूसरी से 0 +1, तो 2 आंसर आएगा, 0 आंसर नहीं आ रहा। मतलब कि डॉट प्रोडक्ट 0 भी नहीं है और इनकी जो नॉर्म है वो 1 भी नहीं है, 0 उनकी नॉर्म 1 भी नहीं है। तो मतलब कि यार ना तो ये आपस में ऑर्थोगोनल है और ना इनकी लेंथ 1 है, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, अब ये इस काम को करने के लिए अगर कोई 2 वेक्टर्स या कोई भी 3 वेक्टर, जितने वेक्टर्स हैं उनके वो ना नॉर्मल हैं और ना ऑर्थोगोनल हैं, मतलब ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स नहीं हैं, तो हमारे पास ग्राम स्मिथ प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं इनको ऑर्थोनॉर्मल बनाने के लिए। तो इसका कोई फार्मूला बहुत मुश्किल फार्मूला नहीं है, बहुत आसान फार्मूला है। तो इसके 2 स्टेप्स होते हैं। पहले ग्राम स्मिथ के फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को आपस में ऑर्थोगोनल बनाते हैं। तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं, इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ आ जाएंगे कैसे, मैं बताता हूँ। पहले हम ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, वेक्टर्स को क्या बनाते हैं, ऑर्थोगोनल बनाते हैं। ठीक हो गया। फिर जब वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हो जाते हैं, फिर हम एक और फार्मूला यूज़ करते हैं और फिर हम उनको नॉर्मल भी बना लेते हैं। जब ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हमारे पास नॉर्मल भी बन जाते हैं तो वेक्टर्स ऑर्थोनॉर्मल हो जाते हैं, और यही काम ग्राम स्मिथ प्रोसेस का है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। अच्छा, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, फिर ग्राम स्मिथ प्रोसेस वो होता क्या है, तो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहली बात ये है कि अभी जब जैसे आपके पास ये V1 V2 V3 तीन वेक्टर्स हैं, ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं जो हमारे पास ओरिजिनल वेक्टर्स हैं। अभी हमने पास इस फार्मूलाज को यूज़ करते हैं, इनको क्या बनाएंगे, ऑर्थोगोनल बनाएंगे। तो इन वेक्टर्स के ज़रिए हम इन U1 U2 U3 वेक्टर्स को जनरेट करेंगे जो बेसिकली हमारे पास ऑर्थोगोनल होंगे। अब वो करेंगे कैसे, तो जो पहला वेक्टर V1 होगा ना, उसका पहला स्टेप ये हो गया, U1 = V1। पहले वेक्टर्स को ऐसे ही रखेंगे, पहले वेक्टर को हम ऐसे ही रखेंगे। दूसरे वेक्टर का फार्मूला ये होगा, U2 = V2 माइनस ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। इनर प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट होता है फॉर 1 डायमेंशनल वेक्टर्स। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा वेक्टर्स आएंगे तो वो नहीं मैं गलत बता रहा हूँ। अच्छा यार, मैं ये बता रहा था कि नॉर्मल हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट होता है ना, वो बेसिकली फंक्शनल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम वेक्टर्स पर आते हैं ना, तो वो इनर प्रोडक्ट बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही होता है। बस इनर प्रोडक्ट जनरलाइजेशन है और डॉट प्रोडक्ट उसका एक स्पेशल केस है। ठीक हो गया, इतनी सी बात है। अभी डॉट प्रोडक्ट ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है, ये जो बात लिखी है ना, ये ऊपर ये जो बात लिखी है, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आपने V2 और U1 का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डिवाइडेड बाई U1 का नॉर्म का स्क्वायर, मतलब कि उसका नॉर्म क्या, लेंथ कैसे फाइंड करते हैं लोग, नॉर्म या मैग्नीट्यूड, नॉर्म मैग्नीट्यूड लेंथ एक ही बात है। अब U1 बेसिकली हमने ऑलरेडी ये फाइंड किया होगा, इसकी हम लेंथ कैसे फाइंड करेंगे या नॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हर i के जितनी वैल्यूज होंगे सबका स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेंगे, और ऊपर स्क्वायर भी डाला तो अंडर रूट क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और साथ ये U1 इस तरह लिख दिया हमने। ठीक हो गया, U1 बेसिकली पूरा वेक्टर हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक हो गया। तो बेसिकली बात यह है कि यार देखो, आपने पहले वेक्टर को U1 को V1 कह दिया, ये बात समझ आ गई है। फिर अभी आपने जब नेक्स्ट U2 वेक्टर फाइंड करना है ना, उसको हम कह देंगे V2 माइनस इस V2 का डॉट प्रोडक्ट पिछले U वाले वेक्टर से। U2 = V2 और इस V2 का डॉट प्रोडक्ट पिछले वाले वेक्टर से, U1 से, जो ऑर्थोगोनल वेक्टर था उससे। U1 ऑर्थोगोनल वेक्टर बनेगा आगे जाकर। जब आप फाइनल साइज इक्वेशन फाइंड कर लोगे तो U1 हर वेक्टर के साथ ऑर्थोगोनल होगा, U2 के साथ भी होगा और U3 के साथ भी होगा। ठीक हो गया, मतलब कि U1 = V1, ये बात समझ आ गई। फिर U2 = V2, U3 = V3, इतनी बात होगी। अभी V2 के पीछे कितने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बन चुके हैं, U1 से 1 है, तो इसका U1 के साथ डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई U1 का नॉर्म का स्क्वायर और मल्टीप्लाई U1 वेक्टर। इसी तरह U3 = V3, V3 के पीछे कितने हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बन चुके हैं, U1 और U2। तो पहले इसने U1 के साथ इनर प्रोडक्ट लिया या डॉट प्रोडक्ट लिया, फिर U1 को ही डिवाइड कर दिया उसके स्क्वायर से और साथ U1 को मल्टीप्लाई भी करवा दिया। देखिए एक सीक्वेंस है ना, V3 को पहले U1 के साथ, देखो यहाँ पर सारा U1 लिखा है, कोई और इस चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही है, और V3 इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक हो गया, फिर V3 का U2 के साथ भी सारा कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे फार्मूला जनरेट होता रहता है। और देखो इससे जब U4 आ जाएगा तो U4 = V4
और पहले V4 का इसके साथ होगा ये इनर प्रोडक्ट वाला सीन, फिर V4 का इसके साथ होगा इनर प्रोडक्ट वाला सीन, और फिर V4 का U1 के साथ होगा इनर प्रोडक्ट वाला सीन। ठीक है, तो इस तरह जो हमारे पास न्यू वेक्टर्स जनरेट होंगे ना, U1 U2 U3, ये बेसिकली ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होंगे। तो हमारे पास पहले V1 V2 V3 वेक्टर्स थे जो हमारे पास गिवन होंगे, और वहाँ से हम क्या बना लेंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बना लेंगे यूजिंग डैट फार्मूला U1 U2 U3। इसकी हम एक एग्जांपल भी करते हैं, जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है V1 V2 और V3। ठीक है, तो हमने पहला वो स्टेप फॉलो करते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ये क्या पहला स्टेप किया कि U1 इक्वल टू V1, तो हमने U1 इक्वल टू V1 रख दिया। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप क्या था कि U2 इक्वल टू V2, तो हमने U2 इक्वल टू V2 लिखते हैं। V2 ये चीज़ है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है माइनस U2 का इनर प्रोडक्ट V2 का इनर प्रोडक्ट U1 के साथ। तो जब हम V2 का इनर प्रोडक्ट लेंगे U1 के साथ, कोई वो स्केलर आएगा, वो 2 आंसर आएगा हमारे पास, डिवाइडेड बाई U1 का स्क्वायर, नॉर्म का स्क्वायर। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें या नॉर्म या लेंथ फाइंड करें, तो वो हमारे पास आती है 3, √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 बन जाएगा। और साथ हमारे पास U1 देखें मल्टीप्लाई में आ रहा है, U1 देखें मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो अगर अभी 2/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है। तो वेक्टर्स को हम कैसे माइनस करते हैं कि पहले टर्म को पहली टर्म से, या आई को आई से माइनस, जे को जे से, के को के से, ये तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, अभी ये वेक्टर्स क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में बने हैं तो सोचा आई जे के करने की जरूरत नहीं है। हम पहली रो को पहली रो से, दूसरी रो को दूसरी रो से, तीसरी रो को तीसरी रो से। ठीक हो गया। तो ये अभी आगे आगे जाकर हम वेक्टर्स की ना मल्टीप्लिकेशन भी करवाएंगे। तो जब वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन होगी तो वो बिल्कुल सेम टू सेम वैसी होती है जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है क्या, तो नहीं, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन वैसी होती है, डॉट प्रोडक्ट की तरह होती है, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका भी होता है ट्रांसपोज, क्योंकि वेक्टर्स उनके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं तो वो बात की बात है। अभी तक ये समझ आ गया। तो ऐसे ही हमने U1 और U2 हमने फाइंड कर लिया। फिर इसी तरह हम U3 भी हम फाइंड करेंगे। U3 का फार्मूला हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो U3 का फार्मूला हमने ये पढ़ा था, ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक हो गया। इसमें जो V3 डॉट U1 U1 डॉट U1, ये हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं सारी, डॉट प्रोडक्ट ही लेना है बेसिकली। ठीक हो गया, क्योंकि V3 से पीछे कितने ऑर्थोगोनल वेक्टर्स पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, तो दोनों के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट प्लस सीन करना है। ठीक हो गया, सिर्फ ये एक फार्मूला याद कर लो ना, ये दरमियान वाला जो डॉट प्रोडक्ट वाला है जनरल फार्मूला, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसी तरह हमने इसकी कैलकुलेशंस फाइंड की हैं। जब हमने कैलकुलेशंस फाइंड कर ली हैं तो हमारे पास 3 वेक्टर्स आ गए, U1 U2 U3, यूजिंग डैट फार्मूला जो हमने पर पढ़े थे। ठीक हो गया। अभी ये तीनों वेक्टर्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं। अगर आप एक का दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लो ना, डॉट प्रोडक्ट लेने का आम तरीका क्या है, आई को आई से, जे को जे से, और के को के से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो U1 का U2 के साथ लो, U3 का U2 का U3 के साथ लो, तो आपके पास आंसर 0 आएगा। हाँ, 0 आएगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, तो ये वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल है। अभी बात बनती है कि इसको हम ऑर्थोनॉर्मल कैसे बनाएं, नॉर्मल कैसे बनाएं। अगर ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स अगर आपस में नॉर्मल भी होगे ना, तो ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हो जाएंगे। अभी वो कैसे बनाएं, वो बात देखनी है। तो वो भी बहुत आसान है। वो ये करना है आपने, ये आपने देखे U1 U2 U3 आपने फाइंड कर लिया। आप क्या करो, U1 का भी मैग्नीट्यूड फाइंड करो। U1 का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, आई को आई से, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -1 को -1 से, मतलब आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर और अंडर रूट। आंसर क्या क्या, √3 आ जाएगा। ठीक है, इसको इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका ये भी होता है, इन अदर वर्ड्स के वेक्टर का अपने साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेकर अंडर रूट ले लो, ये भी कर सकते हो आप। ठीक हो गया। इसी तरह U2 आप कैसे फाइंड करो, U2 का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कंपोनेंट का स्क्वायर। यहाँ पर आई जे तो नहीं है, यहाँ पर रोज वाइज लिखा हुआ था। पहली टर्म का 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर और अंडर रूट, या इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो U2 का U2 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो U2 को 2 मरतबा लिखे हैं आप, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहली रो की वैल्यू पहली रो के साथ, दूसरी रो की दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई होगी, तीसरी रो की तीसरी रो के साथ होगी और ऐड हो जाएगी, और आखिर में अंडर रूट ले लेना। तो उसी तरह जैसे मैं पहले बता रहा था आपको कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कंपोनेंट का स्क्वायर और के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो सेम बात है। ठीक है, तो आपने U1 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, U2 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, U3 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ठीक है, और ये आपको पता है कि U1 U2 U3 के आपस में ऑर्थोगोनल है। तो इन तीनों का आपने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। अभी अगर इस मैग्नीट्यूड को आप U1 U2 U3 के साथ डिवाइड करें, U1 का मैग्नीट्यूड U1 का जो मैग्नीट्यूड आया इसको U1 से डिवाइड कर दें, U2 का मैग्नीट्यूड U2 से डिवाइड कर दें और U3 का मैग्नीट्यूड U3 से डिवाइड कर दें, तो ये जो न्यू वेक्टर्स हमारे पास जनरेट हुए हैं ना, ये वाले, ये हमारे पास हैं ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स।
तो हमने इन शॉर्ट क्या किया, सबसे पहले इन फार्मूलाज़ को यूज़ किया। इन फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बनाए वेक्टर्स को, जो वापस ये वेक्टर्स थे जो ना ऑर्थोगोनल थे और ना नॉर्मल थे। तो पहले चेक कर लें कि वेक्टर हमारे पास ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ये भी चेक कर लें और ये भी चेक कर लें कि नॉर्मल है या नहीं। मतलब ऑर्थोगोनल नहीं है तो फिर आपको तो उनको पहले ऑर्थोगोनल बना, ऑर्थोगोनल चेक कर लें। ऑर्थोगोनल अगर नहीं है वेक्टर तो उनको पहले ऑर्थोगोनल बनाएं, फिर जब ऑर्थोगोनल बन जाएंगे फिर उनको नॉर्मल बना दें, उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, उनको उन्हीं के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ठीक है, तो ये था हमारे पास ग्राफ प्रोसेस। तो इन शॉर्ट ग्राफ प्रोसेस क्या करता है, अगर कोई वेक्टर्स हमारे पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल बना देते हैं, मतलब ऑर्थोगोनल भी और नॉर्मल भी। तो सबसे पहले आप वेक्टर्स को चेक करें कि वो ऑर्थोगोनल है या नहीं है, ऑर्थोगोनल है या नहीं है। ठीक है, अगर वो आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है, मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में 90 डिग्री ज़ीरो नहीं आ रहा, सॉरी उनका डॉट प्रोडक्ट आपस में ज़ीरो नहीं आ रहा, तो देन आप ग्राफ स्मिथ प्रोसेस लगाएंगे, उनको पहले ऑर्थोगोनल बनाएंगे यूजिंग दैट फार्मूलाज, और फिर एट द एंड जब आपके पास ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जनरेट हो जाएंगे, ऐसे ये जनरेट हुए हैं, उनको फिर आप उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे इस तरह, तो आपके पास वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है, फिर भी कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये लेक्चर यहाँ तक ही है, अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे सर फॉर के नोट्स। ओके, हाफिज़।